प्रधानमंत्री मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। कारपोरेट जो है वो शाश्वत है, वो चाहे कम्युनिस्ट सरकार हो और चाहे वो जो है वो आपके दक्षिणपंथी सरकार हो और चाहे मिस इकोनॉमी की सरकार हो, चाहे वो कारपोरेट शाश्वत सत्य है। हाँ, उसके चेहरे बदल सकते हैं कि किसी को जो है रतनलाल पसंद है, किसी को जेपी सिंह पसंद है, किसी को कोई और पसंद है। दिल्ली के लुटियन जोन में प्रधानमंत्री जी के अपने पद से हटने के बाद उनके संभावित ठिकाने के लिए बंगला ढूंढा जा रहा है। भाजपा से ना आधिकारिक रूप से कहा जा रहा है कि मोदी जी मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे, ना आरएसएस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो है 75 साल में जाएंगे। बस लगातार अटकल चल रही है। लेकिन यहाँ ये भी जान लीजिए कि ये अटकल लोग अपने केवल मन से नहीं लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं से विस्परिंग है इसकी। अप्रैल में ही आपको 20 अप्रैल 25 अप्रैल तक ये पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का कौन बनेगा। प्रधानमंत्री का नागपुर दौरा, आरएसएस हेडक्वार्टर में दौरा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात, कई नेताओं से मुलाकात, राजनीतिक गलियारों में कई तरह के अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या 2029 की तैयारी अब शुरू हो चुकी है? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कहां से बनेगा प्रधानमंत्री? कौन जा सकता है मार्गदर्शक मंडल में? तमाम ये चर्चाएं राजनीतिक और गलियारों में गूंज रही। आरएसएस का होगा प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी भी आरएसएस के हैं, उनका तीसरा टर्म है। क्या वो महाराष्ट्र से ही होगा? अगर महाराष्ट्र से होगा तो फिर यूपी पर क्या असर पड़ेगा? तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। आज चर्चा इसी विषय पर। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। वरिष्ठ पत्रकार, संपादक सह एडवोकेट जेपी सिंह साहब मौजूद हैं इस एपिसोड में। उनसे चर्चा करते हैं कि आखिर क्या मसला है, क्या माजरा है। ईद है आज, ईद की आप सबको मुबारकबाद। स्वागत है सर। सर देखिए सर, हम भी ईद की सबको मुबारकबाद दे रहे हैं और नया नव वर्ष भी है जी। आपका, हिंदू संवत्सर है, उसको भी आरएसएस वाले का भी ढोल ताशा के साथ जो है उसको मना रहे हैं। तो संयोगवश जो विक्रमी संवत है, विक्रमी संवत को हिंदू नव संवत्सर में मनाया जा रहा है, वो भैया हमारे ही खानदान के आदि पुरुष के नाम से है। हम लोग उन्हीं के वंश के जो है वो क्या कहते हैं, पता नहीं 300वीं पीढ़ी में है कि 200वीं पीढ़ी में है कि 350वीं पीढ़ी में है। खैर, सब तो भैया की बातें। देखिए, 2029 में चुनाव हो देश के मुस्तकबिल का, या 2027 में हो उत्तर प्रदेश का, या और भी कई राज्यों में चुनाव की लगातार श्रृंखला शुरू होने वाली है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण 2025 में भाजपा के लिए। क्यों? क्योंकि 2024 से ही जो है वो जेपी नड्डा का कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में समाप्त हो गया, जो कोरामिन के इंजेक्शन से लगातार बढ़ाया जा रहा है। पहले हुआ कि अक्टूबर नवंबर तक जो है संगठनिक चुनाव हो जाएंगे, फिर हुआ कि फरवरी तक हो जाएगा, अब जो है उसको बढ़ा करके अप्रैल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि भाजपा के अध्यक्ष पद को लेकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर कहीं न कहीं आरएसएस और भाजपा में जिच फंस गई। और ये जिच ये है कि आरएसएस की पसंद का भाजपा अध्यक्ष होगा, या अब तक जिस तरह डमी कैंडिडेट आपके क्या कहते हैं मोदी जी के कार्यकाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, क्योंकि नड्डा को भी मैं या जितने राजनीतिक प्रेक्षक हैं डमी ही मानते हैं, या डमी नियुक्तियां हो रही हैं। कहीं ना कहीं किसी क्वार्टर से आ रहा है कि आरएसएस चाहता है कि पूरा जो है अधिकार के साथ नया अध्यक्ष बने, वो डमी ना हो। क्यों? क्योंकि जो है वो मोदी जी से न शुरू हुआ है जो है हिंदुत्व की राजनीति और आरएसएस, और न मोदी जी पर खत्म होने वाली है हिंदुत्व की राजनीति और आरएसएस। तो आरएसएस हमेशा जो है वो बीज बोने में विश्वास रखता है। वो तो अपने आप 20 साल बाद फल पेड़ हो जाएगा, तो फल अपने आप देने लगेगा। जी।
तो आरएसएस हमेशा इसकी दीर्घकालिक नीति रही है, ये कभी फौरी जो है व्यवस्था में आरएसएस नहीं रहता, दीर्घकालिक धीरे 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 लगे हुए हैं, और फिर जब उसका फल प्राप्त करता है तो ठीक से प्राप्त करता है, जैसे प्राप्त कर रहा है पिछले 10 बरस 2014 से 25 मैंने 11 साल से जिस तरह प्राप्त कर रहा। तो अब एक तो अध्यक्ष पद की जीत फंसी हुई है, और दूसरा सितंबर 2025 में अपने मोदी जी 75 साल के होने वाले हैं, और जो ये फार्मूला चला कि 75 साल के बाद किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा, कोई रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होगा तो अपवाद स्वरूप उसको मिल जाए टिकट, अलग बात है, अदरवाइज 75 साल में मार्गदर्शक मंडल में जाएगा। और आपको एक और बात बता दें, जो जिस बात का हल्ला नहीं है कि ये जो लोग कहते हैं उसको किस तरह करते हैं। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के पहले संगठनात्मक चुनाव प्रदेश जिला स्तर पर भी हो रहा है, और कम से कम इस प्रयागराज में यहीं पैदा होने, यहीं शिक्षा दीक्षा होने, यहीं पत्रकारिता करने के कारण जो सभी दलों में लोगों से हम लोगों की जान पहचान, निकटता कहिए या जो भी कहिए वो है, तो उसमें संघ के भी लोग हैं जिनसे रफ्त जब्त मिलना जुलना बात व्यवहार है, हम भले उनकी विचारधारा का समर्थन करें ना करें, क्योंकि हम कोई पार्टी के तो चवनिया मेंबर नहीं है, और हम किसी पार्टी के चवनिया मेंबर नहीं, वो चाहे भाजपा हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, और चाहे वो जो है अल्ट्रा लेफ्ट हो, किसी पार्टी के चवनिया मेंबर हम लोग न थे, न है, न पता नहीं आगे भविष्य के बारे में हम नहीं जानते, क्या पता उसके पहले ही तस्वीर बन जाए जी। उनका ये कहना है कि उसमें जो तमाम लोग हम लोगों के साथ के थे वो सब 60 साल से ऊपर हो चुके हैं। एक अघोषित नियम इनके यहाँ लागू हो गया कि 60 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति पदाधिकारी नहीं बनेगा। 75 साल तो मार्गदर्शक मंडल की बात अपनी जगह पर है, लेकिन 60 साल से ऊपर अब की बार कोई अपवाद स्वरूप कहीं बन गया वो बात अलग है, अदरवाइज कहीं भी इनका कोई जिला स्तर पर जो है वो क्या कहते हैं पदाधिकारी नहीं बना। और इन्होंने एक एक जिले को कई कई जिलों में बांट दिया है, जैसे प्रयागराज, तो प्रयागराज 3 जिला हो गया है, गंगा पार, जमुना पार, प्रयागराज। कौशाम्बी अलग हो गया तो कौशाम्बी अलग जिला बन गया। आप सोचिए एक अध्यक्ष जिला अध्यक्ष होता था, अब 3 अध्यक्ष हो गए, गंगा पार का हो गया, जमुना पार का हो गया, और जो है वो शहर इलाहाबाद का हो गया। तो ये 60 साल का नियम इनके यहाँ लागू है, मतलब संगठनात्मक चुनाव में, मैं ये बता रहा हूँ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका क्या कहते हैं आरएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कौन होगा, क्या होगा, अभी किसी का नाम सामने नहीं आ रहा, तमाम अटकल पच्चू चल रहा है। अब इसमें सबसे फ्रंट रनर में नाम संजय जोशी का चल रहा है, जिससे मोदी जी का 36 का आंकड़ा है। संजय जोशी वही हैं आरएसएस के जिनकी तथाकथित सेक्स सीडी ला करके उनको राजनीतिक बियाबान में ढकेल दिया गया, और कहा जाता है कि वो सब सीडी वगैरह के पीछे गुजरात लॉबी का हाथ। हालांकि वो सब सीडी कभी प्रमाणित नहीं हो पाई, और संजय जोशी परोक्ष रूप से सक्रिय हैं, वो आरएसएस के समर्पित कार्यकर्ता हैं, आरएसएस में लगातार वो सक्रिय हैं। ठीक है उनको पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिल रहा है, लेकिन उनका नाम नंबर 1 पर चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान का नाम चल रहा है, राजनाथ सिंह का नाम चल रहा है, वसुंधरा राजे का नाम चल रहा है, इस तरह तमाम नाम चल रहे हैं, और ये हो रहा है कि जिसको आरएसएस चाहेगा वही बनेगा, अध्यक्ष। इनके कहने से कोई डमी कैंडिडेट नहीं बनेगा। तो सबसे पहले तो अप्रैल में ही आपको 20 अप्रैल 25 अप्रैल तक ये पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का कौन बनेगा। इसके बाद लगातार ये अटकल चल रहा है कि आरएसएस और मोदी जी में काफी टकराव चल रहा है, क्योंकि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से वो फुल टाइम प्रचारक होने के बावजूद, आरएसएस के कार्यकर्ता होने के बावजूद कभी नागपुर नहीं गए थे। ये पहली बार आपके 2014 में बनने के बाद 25 में उस आप तक 11.5 साल 12 साल बाद वो पहली बार नागपुर गए हैं।
और वो भी इस पृष्ठभूमि में गए हैं जब लोकसभा में अकेले दम पर उनको बहुमत नहीं मिला। 240 सीटों पर भाजपा सिमट गई और उन्होंने भाजपा संसदीय दल की बैठक के बजाय एनडीए संसदीय दल की बैठक करके अपने को चुनवा लिया। अगर वो भाजपा संसदीय दल की बैठक बुला करके और अपने को चुनवाते तो हो सकता है कि उसी समय से जीत फंस जाती कि वो चुने जाएंगे कि नहीं चुने जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन सब आरएसएस के उसमें है कि जब आपकी पार्टी जीत से हार की ओर बढ़ने लगती है तो अक्सर यहाँ लीडरशिप बदल दी जाती है। तो अब पूर्ण बहुमत से जब 240 पर आ गए, बहुमत से कम रह गए, तो हो सकता है कि जो है कंप्रोमाइजिंग कैंडिडेट के रूप में किसी और का नाम आता। एक ये भी पृष्ठभूमि में है। फिर ये इस साल 75 के होने जा रहे हैं, तो आपको अप्रैल में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के समय पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठा। अब ये गए हैं, मिले हैं, तमाम जो है सोशल मीडिया पर ये भरा हुआ है, यहां तक भरा हुआ है कि गडकरी फ्रंट रनर है प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में, तो गडकरी भी महाराष्ट्र के हैं। इसके बाद नंबर 2 पर जो है वो आपके क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ है, लेकिन योगी आदित्यनाथ हिंदू महासभा से आए हैं, वो डायरेक्ट जो है संघ के समर्पित कार्यकर्ता कभी नहीं रहे। फिर तीसरे स्थान पर फडणवीस का नाम भी चल रहा है और फडणवीस का नाम जी पीएम के लिए, पीएम पद के लिए। अध्यक्ष वाला तो बताया संजय जोशी और इनका नाम चल रहा है। अब इसमें आज जो है आग में घी डाल दिया है संजय राउत, जिनके मुंह में हमेशा जो है खुजली होती रहती है। चीजों को पटरी से उतारना हो तो उसमें कई लोग हैं जिनको जो है जो सबसे अग्रणी है, जैसे संजय राउत हैं आपके शिवसेना उद्धव ठाकरे में, मणिशंकर अय्यर हैं आपके क्या कहते हैं कांग्रेस में। इस तरह बहुत से लोग हैं जिनको मुंह में हमेशा खुजली होती रहती है, कुछ ना कुछ बिना बोले वो रहते नहीं है, आगे आगे बढ़ बोलते हैं। तो संजय राउत ने कहा कि जो है वहां मोदी और आरएसएस में ये डिस्कशन हुआ है कि आगे प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। उसमें आरएसएस ने कह दिया है कि हम आरएसएस का ही प्रधानमंत्री होगा, आरएसएस से बाहर नहीं होगा। उसमें नंबर 1 पर चल रहे हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया उनका कि जो भी प्रधानमंत्री होगा महाराष्ट्र से हो जी। तो नितिन गडकरी भी भाई महाराष्ट्र के ही हैं और संयोग से जो है ब्राह्मण भी हैं और नागपुर के हैं। फडणवीस भी ब्राह्मण है और नागपुर के हैं। और एक जो है योगी आदित्यनाथ, इसमें आपके अमित शाह का नाम कहीं भी नहीं है। अच्छा। हालांकि इसके पहले कुछ सर्वे करके जो है ये बताया गया कि अमित शाह और योगी में प्रधानमंत्री बनने की फाइट बड़ी है। 29% लोग अमित शाह को चाहते हैं तो 23% लोग योगी को चाहते हैं। अब वो किसने सर्वे कराया, कहाँ कराया, ये सब बात की बात है, लेकिन जो बातें वहां से निकल करके आ रही हैं अभी तो और आएंगी, क्योंकि वो लोग आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहते जी। भाजपा से ना आधिकारिक रूप से कहा जा रहा है कि मोदी जी मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे, ना आरएसएस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो है 75 साल में जाएंगे। बस लगातार अटकल चल रही है। लेकिन यहाँ ये भी जान लीजिए कि ये अटकल लोग अपने केवल मन से नहीं लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं से विस्परिंग है इसकी जी। और कहीं ना कहीं से या तो नागपुर के सूत्र हैं या बीजेपी के जो है आंतरिक सूत्र हैं, या बहुत से सूत्र ऐसे भी हैं जो आपके क्या कहते हैं अफवाह फैला के माहौल बना के देखते हैं कि माहौल बन रहा है नहीं बन रहा है, इसका क्या रिएक्शन हो रहा है। ये एक प्रकार का साइकिक वारफेयर, ये एक प्रकार का पार्टी में साइकिक वारफेयर है। और जो भी गुप्त टाइप की पार्टियां हैं जहां चेहरा कुछ और रहता है भीतर कुछ और होता है, वहां इस तरह की चीजें बहुत चलती हैं। लेकिन आखिर इस तरह की चीजें चल रही हैं तो आखिर संजय राउत के मुंह से ये जो फूटा तो ऐसे ही तो नहीं फूटा होगा। संजय राउत भी रहते हैं महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र में ही जो है नागपुर भी है और सबके तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये स्थिति है। तो इसमें अब ये डिस्कशन हुआ है नहीं हुआ है इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर सकता। लेकिन कल से आज तक, परसों से आज तक, या जिस दिन से मोदी जी वहां जाने वाले हैं उस दिन से आज तक ये लगातार ये सब बातें विस्परिंग में दाहिने बाएं इधर उधर चल रही हैं कि मोदी जी जा रहे हैं आरएसएस को मनाने।
और जो है वो क्या कहते हैं वो जीत फंसी हुई है अध्यक्ष पद पर। फिर उसके बाद जो 75 साल ये मोदी जी होने जा रहे हैं, तो ये कि ये जो है इनको कोई सम्मानजनक गलियारा मिलेगा या ये भी जो है मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे। खबरें यहाँ तक जो है प्रसारित की जा रही हैं, मैं नहीं जानता कि सही है कि गलत। आप दिल्ली में रहते हैं, आपको हो सकता है ज्यादा मालूम हो कि दिल्ली के लुटियन जोन में प्रधानमंत्री जी के अपने पद से हटने के बाद उनके संभावित ठिकाने के लिए बंगला ढूंढा जा रहा है कि अच्छा। कौन से बंगले में प्रधानमंत्री जी रहेंगे और उसकी सुरक्षा की क्या पोजीशन है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन सब के लिए ये है कि वो जो है जब रिटायर होते हैं तो उनकी इच्छा के अनुसार उनका जो है रहने का इंतजाम होता है कि वो कहाँ रहेंगे। उसके लिए सरकारी व्यवस्था होती है, सुरक्षा का इंतजाम होता है, सब चीज देखा जाता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जब हटे तो हटने के बाद दिल्ली में ही रहे। आपके क्या कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी जो हटे हैं वो दिल्ली में ही हैं, आपके चंद्रचूड़ साहब। तो प्रधानमंत्री के लिए ढूंढा जा रहा है। इसी तरह राष्ट्रपति पद से जो रिटायर होता है उसके लिए भी है कि वो कहाँ रहना चाहता है, वहां सरकारी इंतजाम होता है। नीलम संजीव रेड्डी हटे तो बोले कि हम दिल्ली में ही रहेंगे, तो दिल्ली में उनके लिए इंतजाम हुआ। तो ये भी खबर अब देखिए है, लेकिन इसकी न पुष्टि हुई है न इसका किसी ने खंडन किया है। इसमें तो राउत के बयान का खंडन जो है फडणवीस साहब ने कूद के कर दिया। अब कूद के किया है क्योंकि उनका भी नाम प्रधानमंत्री पद में आ रहा है कि गडकरी बनेंगे, नहीं फडणवीस बनेंगे और नहीं तो योगी बनेंगे। योगी के साथ यही सबसे बड़ी बाधा है कि योगी जो है वो क्या कहते हैं आरएसएस कैडर के नहीं है। ये एक प्रकार से हिंदू इतिहास महासभा। बन जाएगा योगी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो। क्योंकि अभी तक भाजपा के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जो है मोदी, अब ये दोनों लोग जो है भाजपा के पूर्णकालिक प्रचारक रहे हैं। तो अब की बार कौन बनेगा ये मामला है। तो ये अगर बाहर के बनेंगे तो भी एक बात है कि बाहर के बन गए, या ये स्टाफ गैप अरेंजमेंट होगा कि पहले गडकरी बन जाए, इसके बाद जो हटेंगे तब ये बनेंगे। फिर आरएसएस के ही पूरे बैकग्राउंड के राजनाथ सिंह भी हैं। कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि जब आपसी सिर फटौवल होगा पद के लिए तो उसमें कंप्रोमाइजिंग कैंडिडेट के रूप में राजनाथ सिंह का भी नाम सामने आ सकता है। हम ये उनको अभी वो रूल बात आउट नहीं करते। अभी 75 पार नहीं किए, वो तो कर चुके हैं 75 पार। नहीं, 75 पार नहीं है। 75 पार अच्छा होंगे नहीं। तो जो है वो भी मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, जैसा कि आरएसएस ने नियम बना रखा है। और जब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये बात लागू कर दी है कि 60 साल से ऊपर का कोई पदाधिकारी नहीं बनेगा, चाहे कितना भी सीनियर नेता क्यों न हो, और नहीं अभी तक बन रहा है, तो हम क्यों मान के चले कि नहीं 75 साल का जो है आरएसएस जो है इनको कोई विशेष छूट देगी या और लोगों को विशेष छूट देगी। क्यों? क्योंकि अगर आप जो है एक रिटायरमेंट के लिए विंडो नहीं बनाते हैं तो आपके नीचे के कैडर में स्टैग्नेशन होता है, उनमें एक असंतोष भड़कता है कि जो है मतलब यही नहीं हटेंगे तो फिर हम कब बनेंगे, आगे कैसे खसकेगा। तो इसीलिए बदलाव निरंतर जरूरी है, या ये जरूरी है कि 2 कार्यकाल के बाद तीसरा कार्यकाल नहीं मिलेगा। 2 कार्यकाल के बाद 1 कार्यकाल या 2 कार्यकाल का गैप होगा तभी तीसरा कार्यकाल मिल सकता है। इस तरह की चीजें इसीलिए की जाती हैं ताकि जो है नीचे के कैडर में असंतोष न पैदा हो, वो जो है विद्रोह का रूप न ले। तो ये दोनों तीनों बातें हैं बिल्कुल गर्मा गर्म है। तो फडणवीस ने तो यहाँ तक कह दिया कि 2029 में तक प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री रहेंगे। अब यहाँ तो मामला 2025 का ही है, अभी तो 2029 में 4 साल बाकी है। तो अभी अध्यक्ष पद से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा की राजनीति किस दिशा की ओर जा रही है। और बाकी राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। राजनीति में एक कुछ भी असंभव नहीं है। दो दुश्मन दोस्त मिल जाते हैं, दो दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। बिल्ली के भाग से देवगौड़ा के नाम का छींका कभी फूट जाता है, कभी इंद्र कुमार गुजराल के नाम का छींका फूट जाता है, जो कहीं भी चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं होते, और न जिस पार्टी के हैं उस पार्टी के पास इतना स्ट्रेंथ होता है कि वो अपने बूते पर प्रधानमंत्री उनको बना सके। अब मुलायम सिंह का नाम प्रधानमंत्री में चल रहा है, लालू यादव जो बाद में उनके समधी हो गए उन्होंने उसमें हाजी मार दी थी कि मुलायम सिंह ना बनने पावे।
इस तरह राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, इसमें कब कौन चीज क्या हो जाए इसका कोई जो है मतलब क्या कहते हैं ठिकाना नहीं है। आपका जब यूपीए के वो हो रहा था तो उस समय हुआ कि जो है ज्योति बसु जो है, या उस समय जब देवगौड़ा बनने की बात है उस समय भी था कि ज्योति बसु बन जाए, सीपीएम ने उनका नाम ही नहीं दिया, और सीपीएम ने नाम नहीं दिया तो ज्योति बसु ने भी दावा नहीं किया। और वहीं सोमनाथ चटर्जी थे सीपीएम के कि जब वो एक बार लोकसभा के स्पीकर बन गए और सीपीएम ने उनसे समर्थन लिया, लेफ्ट फ्रंट ने वापस ले लिया तो सरकार से, तो कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, उन्होंने कहा हम इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने पार्टी की मेंबरशिप जो है ठुकरा दी, उन्होंने रिन्यूअल नहीं कराया। वो कम्युनिस्ट होते हुए भी जो है पार्टीलेस कम्युनिस्ट होकर के जो है उन्होंने अंतिम सांस ली। चुनाव नहीं लड़ा लोकसभा स्पीकर के बाद उन्होंने, लेकिन वो नहीं छोड़ा उन्होंने। तो इस तरह के तमाम सब दृष्टांत हैं। तो राजनीति संभावनाओं का खेल है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन और ये हटेंगे कि नहीं हटेंगे। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो ये अभी तक धर्मिता से नागपुर नहीं जा रहे थे, या इन्होंने नड्डा से कहवा दिया था कि जो है हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, भाजपा स्वयं सक्षम है। नड्डा भी गए थे अभी कुछ दिन पहले, जाके वहां माफी उफी मांग के आए, और जो है इनको भी अब जाना पड़ा। तो इससे तो ये तो लग ही रहा है ना कि आरएसएस सुप्रीमो है। ये चाहे कोई कितना भी फुटानी झाड़े, फिलहाल जो है आरएसएस को माइनस करके आगे बढ़ना बहुत मुश्किल काम, क्योंकि जो 240 सीट पाए हैं ये पिछले चुनाव में, अभी लोकसभा वाला जो संपन्न हुआ है 24 में, उसमें भी कहा जाता है कि आरएसएस बड़ी अनिच्छा के साथ कहीं लगा था कहीं नहीं लगा था, जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। तो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आरएसएस जो है क्या कहते हैं इनसे हाथ खींच ले तो बीजेपी का राजनीतिक अस्तित्व कितना बचेगा, ये सोच का विषय। जी एक सवाल और सर कि आरएसएस तो है ही, लेकिन राजनीति में कॉर्पोरेट की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है आजकल। कॉर्पोरेट क्या रोल प्लेगा? क्या मोदी जी का साथ छोड़ देगा? क्या मोदी जी इतनी आप एक आसानी से आ, छोड़ आ, देंगे? आ, आप एक बात बताइए, कारपोरेट का कोई प्यादा परमानेंट नहीं होता, हम्म और कारपोरेट के प्यादे सभी दलों में हैं। हम्म कोई एक दल आप बता दीजिए जिसमें कारपोरेट के प्यादे नहीं। और जो आपकी व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक व्यवस्था, इसमें कि इवन कम्युनिस्ट पार्टी की भी सरकार हो तो उसको राज्य के विकास के लिए कारपोरेट के सहयोग की आवश्यकता है। और पश्चिम बंगाल की सरकार सिंगूर में जमीन ले करके और टाटा को दे रही थी, जो कारपोरेट है कार बनाने के लिए, और उस पर जो है ममता बनर्जी ने और लोगों ने जो जमीन के अधिग्रहण को लेकर जो बवाल हुआ, उसमें जो है बीजेपी से सीपीएम की सरकार इस तरह गायब हुई है जैसे जानवर के सर से सींग गायब हो जाती है, गधे के सर से सींग गायब हो जाती है। और आज वो एक वार्ड कमिश्नर जितवाने के लिए जो है संघर्ष करते हैं, एमएलए और एमपी जीतना तो दूर की बात। तो ऐसा नहीं है कि जो है वो क्या कहते हैं, और फिर कारपोरेट सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखते कि बास्केट गिर जाए और सारे अंडे टूट जाएं, तो कुछ यहाँ कुछ वहां कुछ वहां चाहिए, नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। प्रणब मुखर्जी के बारे में घोषित था कि वो जो है क्या कहते हैं धीरू भाई अंबानी से उनके बहुत घनिष्ठ संबंध। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए, प्रधान वो नहीं बने तो क्या मनमोहन सिंह कारपोरेट एजेंट नहीं थे, कारपोरेट परस्त नहीं थे? उनकी नई आर्थिक नीतियां क्या थी? कारपोरेट परस्ती नहीं थी। तो फिर जो हम्म चिदम्बरम वित्त मंत्री बने थे वो कारपोरेट परस्त नहीं थे क्या? वो जो है क्या कहते हैं सर्वहारा के जो है क्या कहते हैं वित्त मंत्री थे, वो भी तो कारपोरेट परस्त थे। तो हर पार्टी में हर जगह लोग हैं, आपसे बता। और फिर ये नहीं तो वो नहीं तो वो गडकरी क्या है? इतना बड़ा बड़ा जो इतना रोड रोड प्रोजेक्ट चल रहा है तो ये कारपोरेट ट्रस्ट नहीं है। फडणवीस क्या है? उत्तर प्रदेश में क्या जो है क्या कहते हैं स्वदेशी जागरण मंच की आर्थिक नीतियां चल रही हैं, या जो है वो हम्म कारपोरेट की आर्थिक नीतियां चल रही है, पूंजीवाद घोर पूंजीवाद की आर्थिक नीतियां चल रही है, दक्षिणपंथी लबादे में लिपटी हुई। तो या इनके यहाँ जो है वो सबमिट नहीं हो रहा है, क्या कहते हैं इन्वेस्टर सबमिट नहीं हो रहा है, और तो तुम पलक पावड़े बिछा के बैठे हुए हैं कि कोई आए और जो है उत्तर प्रदेश को लूट ले जाए। अभी बिजली का जो है क्या कहते हैं निजीकरण होने की बात चल रही है, तो बिजली के निजीकरण में क्या सर्वहारा बिजली चलाएंगे या कोई कारपोरेट बिजली चलाएंगे? हम्म। नहीं, उत्तर मोदी जी के प्रदेश में संदर्भ में आपने पूछ क्या, रहा उत्तर प्रदेश में गंगा प्रदूषण के लिए जितना एसटीपी उत्तर प्रदेश में है
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सब जो है वो चलाने के लिए अदानी की कंपनी को दे दिया गया। और पहले इसका छपता भी था कि ये एसटीपी चल रहा है, ये एसटीपी कितनी क्षमता से चल रहा है, कितना पानी शुद्ध कर रहा है। अब तो ये भी आंकड़ा नहीं आता कि कितना पानी शुद्ध कर रहा है, कितना पानी अशुद्ध शुद्ध नहीं कर रहा। हम लोग इसी प्रयागराज में थे और संगम क्षेत्र पे दो के आसपास सब जो लगे हुए हैं, आप चल के देखिए, आपको कभी लगेगा ही नहीं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। कौन पूछे सवाल? जो अखबार पूछेगा वो रिपोर्टर को फायर कर दिया जाएगा, आपसे बताने। और जब रिपोर्टर नहीं पूछेगा, अखबार नहीं उठाएगा, तो कैसे पता चलेगा कि एसटीपी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये लोग मान चलेंगे कि हाँ चल रहा है, और ना कोई अधिकारी की हिम्मत है पूछने की कि एसटीपी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ना कोई निरीक्षण करने की हैसियत है अडानी के उसका जो है कोई निरीक्षण करे। आप बताइए। तो हम्म, कारपोरेट जो है वो शाश्वत है, वो चाहे कम्युनिस्ट सरकार हो, और चाहे वो जो है वो आपके दक्षिणपंथी सरकार हो, चाहे मिस इकोनॉमी की सरकार हो, चाहे वो कारपोरेट शाश्वत सत्य है। हाँ, उसके चेहरे बदल सकते हैं कि किसी को जो है रतनलाल पसंद है, किसी को जेपी सिंह पसंद है, किसी को कोई और पसंद है, किसी को सोनू पसंद है, किसी को जो है संजीव पांडे पसंद है, किसी को आपके माने साहब पसंद है। वो एक अलग बात। जी। चलिए सर, शुक्रिया। और अप्रैल में ये भाजपा अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसी से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर भविष्य में आरएसएस और भाजपा की रणनीति और राजनीति किस दिशा में जाएगी, क्या होगी। तब तक देखते हैं कि मोदी और प्रधानमंत्री मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये भी तय होना है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। थैंक यू सर। जी नमस्ते।